हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 2023 में। डेट थी 13 अगस्त 2023। तो 13 को और 12 तो दो दिन हुआ था। तो 12 को 3 सेट हुए थे और 13 को भी 3 सेट हुए थे। ठीक है, तो 12 के तीनों सेट हम लोग पहले ही लगा चुके हैं। 13 का भी फर्स्ट शिफ्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और शिफ्ट 2 में हम लोग इसमें चल रहे हैं और शिफ्ट 2 के भी 2 पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। शिफ्ट 2 का आज करने जा रहे हैं पार्ट 3। क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो थर्ड पार्ट आज क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 100 तक का होगा, जिसमें पूरी तरह से पैसेज होंगे। 3 पैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 100 तक के आरसी हैं, पैसेज के क्वेश्चन हैं, और 66 से लेकर के 85 तक 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हैं। ठीक है, पीडीएफ वही परसों वाला ही है जो आपको डाला था, उसमें 100 क्वेश्चन एक बार में डाल दिया था मैंने। और तो जो लोग आप लोगों में से आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हों, आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है कि इस साल वाला हमने इसके पहले ही कई सेट करवा दिया है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि आप लोग जो लोग भी स्टेनोग्राफर को परसू कर रहे हैं तो वो लोग 2022 का भी डिस्कशन देख लें। हमने 2022 के भी सारे डिस्कशन डाल दिए हैं और इसी प्लेलिस्ट में है जिसमें ये वीडियो पड़ा हुआ है। तो प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए, आप देख डालिए सारा का सारा। पहले ये वाला देख लीजिए, उसके बाद उसको देख लीजिएगा, ख़त्म कर लीजिएगा, और सबके साथ पीडीएफ अटैच है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 नहीं, 66 से लेकर के 70 तक एक बार में मिलेगा आपको। ये एक क्लोज टेस्ट है जिसमें एक पैराग्राफ में 5 ब्लैंक्स होते हैं, उनको आपको भरना है। उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं। लिखा है द फ्रेंच डैश वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल इन फ्रांस एंड लास्टेड फ्रॉम 1789 टू 1799। तो ये जो दौर है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय है। आ पीरियड, इन्होंने कहा ये वो समय था। क्या है? ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल। उथल पुथल का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। तो फ्रांस में उसी समय ऐसा हुआ था। चलिए अभी हम भरेंगे नहीं कुछ, हालांकि हमको ऑप्शन मिल रहा है रिवॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे रिवॉल्यूशन, अपराइजिंग, म्यूटिनी और रिकपरेशन सब मिल रहा है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? क्रांति। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं, जब पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाता है, या सोशल या रिलीजियस, हर तरह की क्रांति होगी। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन होता है, सोशल रिवॉल्यूशन होता है, रिलीजियस रिवॉल्यूशन होता है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होता है। जब सत्ता का स्वरूप, मतलब क्या हुआ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है। अपराइजिंग का मतलब भी होता है एक तरह का विद्रोह होता है, जब शासक के खिलाफ, जब रूलर के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब उसको चेंज करने के लिए। म्यूटिनी क्या होता है? ये सैनिक विद्रोह होता है, स्पेशली यूज्ड फॉर सिपाही, सिपाहियों के लिए यूज किया जाता है। रिकपरेशन क्या होता है? रिकपरेशन जब आप बीमारी से धीरे धीरे ठीक होते हैं, मतलब क्या होता है? टू बी रिकवर फ्रॉम इलनेस। ठीक है, इसको कहते हैं एक कंपेंसेंसी, एक वर्ड है, बार बार पूछा गया है, तो कंपेंसेंसी है, यही है रिकपरेशन होता है, रिकवरी करते हैं। ठीक है, तो इसमें करीब ये सारे के सारे वर्ड फिलहाल थोड़े थोड़े सुटेबल, तीसरे इसको छोड़ के बाकी सब थोड़े थोड़े सुटेबल आपको अभी लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर रुके रहिए, आपको यहाँ भरने को मिल जाएगा। इट डैश, यहाँ लिखा इट डैश विद द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। बेस्ट आपको पता है, बेस्टिल वो जहाँ पर राजनीतिक कैदी जब वो बंद किए गए थे, और वो बिस्टिल का दुर्ग लोग, विद्रोहियों ने तोड़ दिया, उन लोगों को आज़ाद करा लिया था। तो जो बिस्टिल का दुर्ग था, किला था, उसको सिंबल ऑफ रॉयल टायरनी, मतलब राजकीय अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। एंड कल्मिनेटेड, और इसका कंक्लूजन, इसका एंड क्या हुआ? तो मतलब क्या हुआ, जो भी ये हुआ था उसकी शुरुआत होती है बिस्टिल के दुर्ग पर हमला करने से, और कल्मिनेशन, इसका कंक्लूजन, इसका अंत कब होता है? इन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एज द डोमिनेंट फिगर इन फ्रेंच पॉलिटिक्स। ठीक है, शुरू यहाँ से हुआ था, अंत यहाँ हुआ। आगे लिखा है द रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी। ये जो रिवॉल्यूशन है वो फ्रांस की सोसाइटी में स्वीपिंग चेंज का मतलब क्या हुआ? होल सोल परिवर्तन, एक
क्या कह सकते हो, होलिस्टिक चेंज ला दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखा, द रिवोल्यूशन, मतलब ये क्रांति, यानी कि यही वर्ड यहाँ पे हमको लगाना है। अब मिल गया ना आपको, क्या कौन सा वर्ड यूज करना था, ये रिवोल्यूशन लगाना है, ठीक है। इसी रिवोल्यूशन की बात हो रही है। अब इसमें जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में मतलब जो होलिस्टिक चेंज हुआ था उसमें इंक्लूडिंग, उसमें क्या इंक्लूडिंग था, द डेथ ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हो गया, एक बात यहाँ हो गया, एबोलिशन मोनार्की हो गया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है। डैश ऑफ मेनी फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो सामंतवादी कुछ विशेषाधिकार थे वो भी खत्म होते हैं। तो यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, दो चीज़ें खत्म हो गई। डिस्पाइट इट्स मेनी अचीवमेंट, इसमें उपलब्धियां तो बहुत थी, हाउएवर रिवोल्यूशन, फिर देखो यहाँ रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंस। इस रिवोल्यूशन में बड़ी हिंसा भी हुई थी, बड़ा टेरर भी था और बहुत ही पॉलिटिकल अपहीवल, यहाँ भी लगा दो आप, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल के साथ क्या हुआ, यहाँ आ जाओ, पॉलिटिकल अपहीवल मिला कि नहीं मिला, वहाँ पॉलिटिकल अपहीवल लिखा है, तो यहाँ भी पॉलिटिकल अपहीवल अगर आपको मिल जाए तो वही वर्ड यूज करिएगा, अगर वो वर्ड नहीं मिलता तो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिवोल्यूशन लगा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले फिलर के लिए। दूसरा वाला फिलर कहाँ है, यहाँ है, ये इट डैश विथ, मैंने कहा था ये शुरू हुआ था बिस्टिल के, जो बिस्टिल का फोर्ट था, जो जेल थे, फोर्ट था उसको जेल बना दिया गया था, उसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनते उस पर हमला करके इन लोगों ने तोड़ दिया था दुर्ग को। तो स्टार्ट ये हुआ था। स्टार्ट के लिए इंटरवेन का मतलब क्या होता है, दखल करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, कंक्लूडेड नहीं है, कंक्लूडेड तो बाद में है, कल्मिनेशन पे दिया हुआ, ये नहीं होगा, हेजिटेटेड भी नहीं होगा, कमेंस्ड का मतलब स्टार्टेड, यही लगेगा, ठीक है। तो आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। तो नेक्स्ट वाला आ गया आपका ये थर्ड वाला ब्लैंक। थर्ड वाले ब्लैंक में मतलब इंक्लूडिंग द डैश ऑफ मोनार्की, मोनार्की खत्म। तो रिस्टोर का मतलब क्या होता है, फिर से मोनार्की आएगी। तो राजा का फिर से शासन नहीं आया था, बल्कि एबोलिशन, एबोलिश कर दिया गया था, मोनार्की को एकदम जड़ से समाप्त कर दिया गया था। कंटिन्यूएशन का मतलब राजा का शासन बना रहा, परसिवरेंस का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, मतलब इनको प्रिजर्व, सुरक्षित रखा गया, तो कुछ नहीं, ये बदल दिए गए थे, तो एबोलिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ गया यहाँ चौथे पर। तो कुछ कई फ्यूडल जो मतलब सामंती विशेषाधिकार थे वो खत्म कर दिए गए, तो यहाँ भी खत्म करो। तो खत्म करने के लिए क्या लगाओगे, एलिमिनेट कर दिया गया, वो हटा दिए गए। मेंटेनेंस नहीं होगा, अग्रेशन, एग्जैगरेशन मतलब विशेषाधिकार और बढ़ाए गए, सवाल ही नहीं होगा और बढ़ाएंगे। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना मतलब और ज़्यादा कर देना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं किए थे बल्कि जड़ से ख़त्म कर दिए गए थे। नेक्स्ट आ जाओ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये ब्लैंक नंबर 5। यहाँ क्या होगा, पॉलिटिकल अपहीवल, मैंने कहा था यहाँ से उठा लो, तो यहाँ से अपहीवल ले जाओ, देखो मिलता है, ये मिल गया अपहीवल। अब दूसरा ऑप्शन भी मत देखना, जब वहाँ पॉलिटिकल अपहीवल लिखा हुआ तो यहाँ भी पॉलिटिकल अपहीवल ही लिखा जाएगा। अब ये हो भी सकते हो तब भी होगा नहीं, हालांकि वो हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी लगेगा नहीं, हार्मनी लगेगा नहीं, पॉजिटिव होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है, अपहीवल ही लगाना है। तो ये हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन से, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में आ जाओ, एक बुक के बारे में लिखा है कि द लेफ्ट हैंडेड पेजेज, जो लेफ्ट हैंड में पेज होते हैं, डैश फॉर द स्टूडेंट टू यूज इंडिविजुअली, मतलब जो लेफ्ट हैंड के पेज होते हैं वो इंडिविजुअली स्टूडेंट के यूज के लिए डैश किए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है रोट और रिटन, खाली रिटन तो लगेगा नहीं, राइट पेजेस के लिए, पेज खुद लिखेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, पेजेस खुद लिखेंगे नहीं, एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव में चाहिए तो आर रिटन हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस चाहिए ना, पेज राइट नहीं करता, पेज लिखा जाता है, पेज लिखता नहीं है, आर रिटन होगा, ये फिक्स हो गया। आगे लिखा कि बट दे में ऑफकोर्स बी यूज्ड बाय द डैश, हाँ स्टूडेंट के लिए स्पेशली लिखा गया है, लेकिन अगर चाहें तो उसको फलाने भी यूज कर सकते हैं, फलाने खाली जगह है छोड़ा रह रहा हूँ, एज अ सोर्स ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन ऑन विच टू बेस अ लेसन, जिस पर आपको लेसन बेस्ड है, तो शायद यहाँ पे क्या आएगा, ये टीचर भी यूज कर सकते हैं। हालांकि वो लिखा गया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको टीचर भी यूज कर सकता है। आगे द स्टूडेंट देन हैज़ द लेफ्ट हैंड पेज, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो लेफ्ट हैंड पेज को रखता है किस लिए, एज अ एंड डैश ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट,
क्या पढ़ाया गया इसके रिकॉर्ड के रूप में उसको रख सकता है। आगे कैन रिफर इट टू इन द, ठीक है, और उसको आगे चल के फ्यूचर में उसको रिफर कर सकता है, तो यहाँ पे फ्यूचर लगेगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है। द एक्सरसाइज कैन बी डन डैश इन क्लास और होमवर्क, तो चाहे वो क्लास में करे या घर पे करे, तो डन इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब वो खुद ही करेगा, देखो यहाँ पे इंडिविजुअली दिया हुआ भी है, ठीक है। अब हमको पहला वाला ऑप्शन हमें मिल गया था, आर रिटन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले पर, देखते हैं क्या होगा। ये दूसरा, तो किसी किताब का जो लेफ्ट पेज होता है वो स्टूडेंट यूज करे या कौन करेगा, या उसका टीचर यूज करेगा, ठीक है। स्टूडेंट तो लिखा ही हुआ है, स्टूडेंट इंडिविजुअली यूज करेगा, तो ये तो यहाँ ऑप्शन नहीं होगा। म्यूजिशियन या आर्टिस्ट किताब के लेफ्ट पेज को क्यों यूज करेगा, बताओ, टीचर ही करेगा ना यहाँ पे। और ख़ास तौर से ये भी लिखा है कि सोर्स ऑफ आइडिया इन्फॉर्मेशन ऑन विच बेस्ड लेसन, जिस पर उसको अपना लेसन बेस करना है उसकी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है टीचर होगा। नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाओ, मतलब फिलर नंबर 3 में क्या करना है यहाँ पे, तो बच्चा जो स्टूडेंट है उस पेज को अपने पास रख सकता है एज अ रिकॉर्ड, ठीक है, एज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किताबों में जो ढेर सारे चित्र बने होते हैं, कोई बात हम कहते हैं उस बात को समझाने के लिए जो तमाम चित्र बने रहते हैं उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं, वो अपने पास इलस्ट्रेशन के रूप में तो रखेगा नहीं। एल्यूजन का मतलब क्या होता है, हिंट, संकेत या इशारा, ठीक है, तो ये इशारे के रूप में भी नहीं रखेगा। एनेक्डोट मतलब छोटी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। फ्यूचर में उसको क्या करेगा, वो रिफ़र करने के लिए, ठीक है। तो आगे चलो, यहाँ पे क्या लिखा है चौथे नंबर पे, तो टू रिफ़र वो रखेगा, एंड कैन रिफ़र इट इन द डैश इन द पास्ट, क्यों उसको अपने पास रखेगा, तो पास्ट में रिफ़र करेगा कि लेक्चर में रिफ़र करेगा कि प्रोग्रेशन में रिफ़र करेगा, वो फ्यूचर में रिफ़र करेगा कि हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो एकदम आसानी से हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फिलर नंबर 5 में यहाँ लिखा है द एक्सरसाइज कैन बी डन डैश या इन द क्लास और होमवर्क, तो जो ये एक्सरसाइज की जाएगी वो कैसे की जाएगी, इंडिविजुअली की जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है टू यूज इंडिविजुअली, जो लेफ्ट पेज होता है वो इंडिविजुअली यूज किया जाएगा, तो ये इंडिविजुअली ही करेगा, उसको कोलैबोरेटली सब लोग मिलजुल कर नहीं करेंगे, और आइडियली और पब्लिकली का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा वाला फिलर भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आपको थर्ड क्लोज टेस्ट की ओर। यहाँ जाओ, लिखा है द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग डैश, तो सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सिनेमा हो गई या कोचिंग हो गई, स्कूल हो गया, होटल हो गए, ठीक है, और जो मनोरंजन वाले जितने हैं वो सब भी हो गए, स्विगी विगी और सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, मेडिसिन वगैरह भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ये सेक्टर बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, तो कोरोना के बाद तो और तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है, तो तेज़ी के साथ ग्रो होने के लिए क्या करोगे, रैपिडली लगाओगे, और क्या, रैपिड ग्रो नहीं, ग्रोइंग एडवर्ब लगाना है तो रैपिड नहीं लगा पाओगे, रैपिडली लगाओगे। मार्जिनली मतलब थोड़ा सा, मतलब 1% ग्रो कर रहा है, नहीं ये नहीं होगा, स्लो भी नहीं लगाओगे, स्लोली लगना चाहिए था ना, अगर स्लो लिखा होता तब लगता, तो ये लग नहीं पाएगा, रैपिडली लगेगा, एक ही ऑप्शन है। लिखा है इंक्रीजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैव फोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो आशाएं हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, और इसी ने ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूर किया है, इंडस्ट्री को मतलब सर्विस इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूर किया टू डैश सर्विस इनोवेशन, कि इनोवेशन का मतलब कुछ नयापन ले आएँ, कुछ चेंज करें। जैसे बैंकिंग वगैरह में अब देखो घर पे आके अब लोन वोन दे जाते हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं। होटल इंडस्ट्री वाले तो बहुत ही फैसिलिटी देते हैं, घर तक खाना पहुंचा दे रहे हैं, कम है क्या। तो वो अपनी मतलब अपने सर्विस में इनोवेशन, क्या अपनी इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करें, दिखाएं, एंड एक्सप्लोर वेज टू इम्प्रूव रेवेन्यूज, और वो ढूंढें कि रेवेन्यू और कैसे इम्प्रूव की जाए और प्रॉफिटेबिलिटी, फ़ायदा कैसे बढ़ाया जाए। तो फैसिलिटी बढ़ाएंगे, फ़ायदा बढ़ जाएगा। द होटल इंडस्ट्री इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, होटल इंडस्ट्री है। आगे लिखा है डैश, मतलब डैश ऑर्गेनाइजेशंस आर मॉडिफाइंग देयर सर्विस डिलीवरी। तो जहाँ पर इस सेक्टर में, तो बोला ना मैंने जहाँ पर का मतलब क्या हुआ, ये जहाँ लगाओगे तो क्या लगाओगे, वेयर, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री एक अच्छा सर्विस बिजनेस है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब होटल
आर मॉडिफाइंग देयर सर्विस डिलीवरी, अपनी सर्विस डिलीवरी को मॉडिफाई कर रहे हैं और ज़्यादा मॉडर्न बना रहे हैं। तो जहाँ पर मतलब हो गया वेयर लग जाएगा। डैश टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, एक से एक होटल, एक से एक फैसिलिटी दे रहे हैं। द न्यूली इमर्जिंग माइक्रो स्टे सेगमेंट, माइक्रो स्टे सेगमेंट क्या होता है? देखो पहले होटल में कमरा लेते थे तो 24 घंटे बुकिंग ले लेते थे वो। आप होटल में गए, आप 2 घंटा रुको, 4 घंटा रुको, 8 घंटा रुको, पूरा क्या करते थे? पूरे 24 घंटे का चार्ज करेंगे। और अब क्या होता है? सेगमेंट में है, 5 घंटा रुकेंगे, 5 घंटा रुकेंगे तो 8,000 होगा। 10 घंटा रुकोगे तो ठीक है 8,000 नहीं 12,000 दे दीजिएगा। ठीक है, 24 घंटा रुकोगे तो 15,000 दे दीजिएगा। मतलब एक जैसे जितना कम समय रहोगे चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा समय रहोगे चार्ज थोड़ा कम होगा। तो जिस आदमी को 5 घंटा रहना है तो वो पहले 15,000 देता था, अब 15,000 क्यों देगा? तो ऐसे ही तो ये माइक्रो स्टे सेगमेंट इन लोगों ने शुरू कर दिया। कम देर के लिए, पहले लोगों को कम देर के लिए रहना होता था, इतना ज़्यादा चार्ज होता था, होटल में रुकते ही नहीं थे। अब आदमी रुक लेता है, आएगा थका हुआ, नहाएगा धोएगा, सामान रखेगा, फिर कहीं जाएगा, 2-3 घंटे बाद उसकी ट्रेन है तो 2 घंटे बाद लौट के आएगा, फिर चला जाएगा, तब तक वो शहर में घूम लेगा। ये होता है। इज डैश प्लेस फॉर इटसेल्फ इन द होटल इंडस्ट्री। क्लियर? चलिए अब भरते हैं हम लोग। पहला तो भर चुके हैं ना, तो ये इसमें करना क्या था हम लोग? होटल इंडस्ट्री बड़ी रैपिडली, मतलब सर्विस इंडस्ट्री बड़ी रैपिडली बढ़ रही है, तेज ग्रो कर रही है। आगे आ जाओ, दूसरे वाले फिलर में क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना है? इंडस्ट्री टू डैश सर्विस इनोवेशन। तो सर्विस में जो आप इनोवेशन वगैरह करोगे तो इनोवेशन क्या किया जाता है? इनोवेशन भैया इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कुछ नयापन आप लाते हैं, कुछ चेंज लाते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस ही करते हैं। मार्वल मतलब चौंकाना नहीं होगा, सरप्राइज करना। क्रिटिसाइज, भाई इनोवेशन को क्रिटिसाइज थोड़े करेंगे। और डीजेनरेट क्यों करेंगे? हम जनरेट करेंगे कि डीजेनरेट करेंगे? तो जाहिर सी बात ये नहीं होगा, इंट्रोड्यूस होगा। अगला वाला आ जाओ, आपका फिलर नंबर क्या होगा? 3rd वाले ब्लैंक में। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो होटल इंडस्ट्री है, गुड एग्जाम्पल ऑफ सर्विस बिजनेस डैश ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ मैंने कहा था ना, जहाँ पर, तो वेयर लगाओगे यहाँ पर। होम पर्सन के लिए लगता है, और व्हेन मैंने जब के लिए है ही नहीं, बिजनेस इंडस्ट्री है तो वेयर लगेगा, व्हेन थोड़े लगेगा ना, व्हिच लगेगा। यहाँ पे वेयर लगाना है आपको, यही वेयर लगाओ जहाँ पर, मुँह से निकला भी तो जहाँ ही था। ठीक है, आगे आ जाओ। तो नेक्स्ट है आपका फिलर नंबर 4। यहाँ क्या लिखा है? मॉडिफाई देयर सर्विस डिलीवरी डैश टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ। क्यों करते हैं ऐसा? तो सर्विस डिलीवरी का इशू कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी का टेस्ट या सब्जेक्ट नहीं, सर्विस डिलीवरी अप्रोच चेंज कर रहे हैं अपने। ये लोग अपने सर्विस डिलीवरी की अप्रोच को मॉडिफाई कर रहे हैं। अप्रोच मतलब वो तरीका, ढंग ही अब चेंज कर रहे हैं, टेस्ट और सब्जेक्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? फिलर नंबर 5। यहाँ क्या लगाओगे? इज डैश स्पेस फॉर इटसेल्फ इन द होटल इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लगाना है हमको? इज डैश स्पेस। हाँ, तो स्पेस क्या किया जाएगा? ये जो मतलब पार्ट टाइम घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए टिकने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये भी होटल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही है। तो जगह बनाने के लिए क्या करोगे? जनरेटिंग स्पेस, ये भी जगह बना रहा है ना, तो जगह बनाने के लिए इज जनरेटिंग स्पेस। ठीक है, रिकोचिटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिकोचिटिंग का मतलब होता है ना, छितरा जाता है। जैसे कोई चीज़, जैसे बुलेट वगैरह है या गोली है, गई कहीं किसी सरफेस से टकराई होगा, अगर छिटक जाती है, उसको रिकोचिटिंग कहते हैं। काउंटर फीटिंग होगा नहीं, नकली बनाना, तो नकली यहाँ बनाएंगे, डिटेरिएटिंग निगेटिव सेंस में चला जाएगा, खराब करने के सेंस में आएगा, तो ये लगा नहीं पाओगे, एक ही है जनरेटिंग लगा पाओगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। मीनिंग मैंने आपको बता दी ताकि आप समझ जाएं कि क्यों नहीं लग रहा है वो सब। इस 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हमको बचा है कितने? 20 क्वेश्चन और। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आपका अगला वाला जो पैसेज है वो कहाँ से आएगा? 81 से 85 का। ये पैसेज थोड़ा बड़ा हुआ है भाई। ठीक है, 81 से 85 आना था, तो यहाँ कैसे पहुँच गए हम लोग? इसके पहले हम 81 से 85 किए थे क्या? 81 से 85 नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम ज़्यादा नीचे चले गए क्वेश्चन अपना करते समय, ये वाला रह गया है ना। हाँ, अभी 81 से 85 वो खुल गया था 86 पे क्वेश्चन जाके। चलो 81 से 85 में आ जाओ। लिखा एवरीवन डैश दैट पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। हर आदमी जानता है कि पेपर पेड़ों से बनते हैं, तो यहाँ नोज लगाओ, और क्या करोगे? हर आदमी जानता है। ठीक,
बट व्हेन वन लुक्स एट ट्री, जब आप पेड़ देखोगे तो कैन नॉट इमेजिन दैट समथिंग एज सॉफ्ट एज पेपर। ठीक है, तो आप पेड़ देखो और पेपर देखो। पेपर क्या होता है, कागज़ क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पतला होता है, कमज़ोर होता है, फाड़ो फट जाएगा। और पेड़ कहाँ इतना मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा, उसे हिलेगा ही नहीं हिलेगा। तो सोचो, आदमी सोचता है कि यार कागज़, मतलब कागज़ जैसी सॉफ्ट चीज़ पेड़ से कैसे बन सकती है, तो ये होगा आपको दिमाग में। तो वन कैन नॉट इमेजिन दैट समथिंग एज सॉफ्ट एंड मतलब यहाँ पे कमज़ोर, डेलिकेट, कागज़ जैसा सॉफ्ट और कमज़ोर चीज़, डेलिकेट चीज़, मेड फ्रॉम ट्री दैट इज़ सो हार्ड, पेड़ जो कितने हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। तो कैसे बनता है, देखो, प्लांट मटेरियल सच एज वुड आर मेड ऑफ फाइबर। तो जो प्लांट में लकड़ी होती है वो किसकी बनी होती है, फाइबर और सेलुलोज की। वो जो फाइबर है जिसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं उसकी बनी होती है। तो सेलुलोज इज प्राइमरी डैश इन पेपर मेकिंग। तो पेपर मेकिंग बनाने में मतलब सॉरी, चाय नहीं यार, चाय कहाँ से बार बार आ जा रही है, पेपर मेकिंग, दिमाग में चाय चल रही है, पेपर बनाने में। अच्छा, एग्जाम्पल चाय क्यों आई दिमाग में ये बता रहा हूँ। हम अभी एग्जाम्पल देने जा रहे थे, जैसे चाय बनाने में दूध लगता है, चीनी लगती है, चाय पत्ती लगती है, अदरक लगती है, इलायची लगती है। ऐसे ही पेपर बनाने में जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वही वुड है, सेलुलोज है। ये कहने जा रहा था, चाय निकल गया मुँह से। तो सेलुलोज जो है वो पेपर बनाने का क्या है, मुख्य इंग्रेडिएंट होगा, मुख्य तत्व होगा, जो मटेरियल है। आगे, रॉ वुड इज फर्स्ट डैश इनटू पल्प। तो जो रॉ वुड होता है, जो कच्ची लकड़ी होती है, उसको सबसे पहले क्या होता है, पल्प, उसका गूदा बना देते हैं, मतलब कूच काच के कूट के गूदा बना देंगे, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सेलुलोज। जब ये पल्प बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें सेलुलोज का मिक्सचर होता है, लिग्निन होता है, वाटर होता है और कुछ केमिकल्स होते हैं। तो द पल्प कैन बी मेड मैकेनिकली, जो पल्प होता है वो मैकेनिकली मशीन से बना सकते हैं, थ्रू ग्राइंडर्स, उसमें जो ग्राइंडर वगैरह होते हैं पीसने के लिए, और थ्रू केमिकल प्रोसेस, चाहे उसको केमिकल प्रोसेस से बना दो। द पेपर डैश इन दिस वे, मतलब जो इस तरह से पेपर बनता है, तो मतलब क्या, प्रिपेयर्ड या मेड इन दिस वे, इस तरह से जो पेपर बनाया जाता है वो क्या होता है, वीक होता है, एंड इज यूज टू मेक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के लिए यूज़ किया जाता है, मैगजीन के लिए और फ़ोन बुक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत स्टैंडर्ड वाला पेपर नहीं होता है ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें ये पेज तो यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे है पहले और दूसरे फिलर के लिए, देख लो यहाँ पे एवरीवन नोज दैट, हर आदमी जानता है कि, और यहाँ लिखा कि पेपर जितना सॉफ्ट एंड डैश, तो यहाँ पे देखो वीक यहाँ लिखा भी है ना, तो सॉफ्ट एंड क्या हो सकता है, पेपर वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो इसके लिए देखते हैं हम अगला वाला ऑप्शन, देखें क्या है। पहले वाले ऑप्शन के लिए एवरीवन एश्योर्स दैट, या एडमिट्स दैट, या नोज दैट, या फील्स दैट। हर आदमी को पता है कि पेपर लकड़ी से बनते हैं, पेड़ से बनते हैं, तो एश्योर्स तो होगा नहीं, एडमिट हर आदमी मानता है कि, मानता है नहीं, हर आदमी जानता है कि यहाँ नोज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है कि मतलब पेपर क्या होता है, एज सॉफ्ट एंड डैश, तो सॉफ्ट एंड डैशिंग होगा, नहीं डैशिंग नहीं होगा। सॉफ्ट एंड हेल्दी होगा, नहीं होगा। सॉफ्ट एंड ऑफुल, डरावना नहीं होगा। सॉफ्ट एंड फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, वीक, कमज़ोर। इतना सॉफ्ट, पेपर जैसा सॉफ्ट एंड कमज़ोर चीज़, ठीक है, कैसे बनती है। और तीसरे वाले मैंने कहा था इंग्रेडिएंट, ये कहे थे ना कि जो वो सेलुलोज होता है वो पेपर बनाने का मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। तो पेपर बनाने का मुख्य फोर्स होगा, कि मुख्य एडवांटेज होगा, कि मुख्य चॉइस होगा, बल्कि मुख्य इंग्रेडिएंट होगा, मेन मटेरियल, मेन तत्व होता है उसका। अब आगे वाले में देख लो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें पहले क्वेश्चन देख लो क्या लगाना है हमको। अच्छा, क्वेश्चन तो इसमें है नहीं देखने के लिए, तो पहले हम क्या करते हैं, वहाँ से देख के आते हैं, फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये, अरे फिर कहाँ चले गए हम, ये रहा 81, ये रहा क्वेश्चन ना हमारा, पेज दूसरा खुल जाता है। तीसरा भरना है ना, तीसरा तो भर दिए कि प्राइमरी इंग्रेडिएंट तो हो गया। तो इन्होंने क्या कि रॉ वुड इज डैश इनटू पल्प, सब रॉ वुड को सबसे पहले क्या करते हैं, पल्प में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आ जाओ, रॉ वुड को पहले क्या करते हैं, पल्प में कन्वर्ट करेंगे, कि इम्प्लाई करेंगे, कि इन्वेस्ट करेंगे, कि मैनेज करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। अब अगला वाला क्वेश्चन आ जाओ, अगला वाला है आपका ये क्वेश्चन,
द पेपर डैश इज़ इन दिस वे, तो वो पेपर जो इस तरह से बनाया जाता है वो न्यूज़पेपर छापने के काम आता है। तो पेपर जो इस तरह से बनाया गया, तो पेपर जो इस तरह से एम्फेसाइज किया गया, कि इन्वॉल्व किया गया, कि कंसिडर किया गया, कि प्रोड्यूस किया गया, तो इस तरह से जो पेपर प्रोड्यूस किया गया वो न्यूज़पेपर छापने के काम आता है। अब हो गया ना 85 क्वेश्चन। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन हम लोग किसके करते हैं, पैसेज के करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। अब आ जाओ 80 वाला, बार बार खोल रहे थे, खोलो अब। ठीक है, ये रहा हमारा 81 वाला। तो इससे पहले हम लोग क्या करें ना, अच्छा होगा हम आपसे कहते तो हैं कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या लिखा है कि अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है आपका कंप्रीहेंड का। तो कंप्रीहेंड का साइनोनिम, कंप्रीहेंड जनरली हम लोग किस में यूज़ करते हैं, कल आया था उसमें था ना व्यापक के सेंस में, इसके पहले वाला जो हम लोग किए थे, कल का नहीं होगा, कल परसों नहीं होगा, नरसों का होगा। तो कंप्रीहेंड मतलब व्यापक के सेंस में आता है। और उसी दिन मैंने कहा था समझ में आने लायक, तो समझ में जो जिस चीज़ को हम समझ जाते हैं, अगर उस तरह का हो गया तो देख लेंगे, तब तो ग्रास्प हो जाएगा साइनोनिम, नहीं तो फिर कुछ और पहले देख लेंगे किस सेंस में यूज़ किया गया है, तब आएंगे यहाँ पर, नहीं तो जल्दबाजी होगी। और जल्दी का काम किसका होता है, हाँ, तो समझदार हो ना, क्या बता कहना चाह रहे हैं। अभी इसके 2 क्वेश्चन ये देखो, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन सी बात करेक्ट है, तो पढ़ के पैसेज पता चलेगा। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, टोन तो जब पैसेज पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अभी तो समझ में आएगा नहीं। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, टाइटल ऑफ द पैसेज पढ़ना पड़ेगा। थीम ऑफ द पैसेज, कोई भी आंसर बिना पढ़े नहीं हो सकता है, तो पैसेज पढ़ो। अब समझ गया ना, कोई डायरेक्ट आंसर के चक्कर में मत पढ़ना कि कोई डेटा वोटा दिया है तो बड़ा उसको गौर से पढ़ें, डेटे वोटे के चक्कर में ना आना, सीधे सीधे कहाँ चलो, हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं। क्या कहना है, टोन, टाइटल, थीम, 3 चीज़ हो गई, और पैसेज के आधार पे क्या बात ट्रू है, और एक वर्ड की मीनिंग देनी है। वर्ड की मीनिंग किसकी है, कॉम्प्रीहेंड की देनी है, यहाँ लिखा हुआ है। चलो देखते हैं, लिखा है पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, पेरेंट्स और एजुकेटर्स मतलब टीचर्स फ्रिक्वेंटली क्रिटिसाइज टूडेज यूथ फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स भी और टीचर भी यूथ को क्रिटिसाइज करते हैं, युवकों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तुम लोग लापरवाह हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस आर मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम टीनेजर। जो टीनेजर होता है, अगर आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस, उसका विरोध करेगा, प्रतिरोध करता है। आगे लिखा है डिस्पाइट पेरेंट, इसके अलावा डिस्पाइट में इसके बावजूद कि पेरेंट्स कंसर्न दैट टीनेजर विल अब्यूज देयर फ्रीडम, जो पेरेंट्स की ये चिंता होती है कि टीनेजर अपनी फ्रीडम को मिसयूज करेगा, अब्यूज करेगा, ये वी आर डिससेटिस्फाइड दैट, उसे हम असहमत हैं, डिससेटिस्फाइड हैं कि दैट वी आर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू सो मेनी रेगुलेशंस, कि बच्चों पर इतने सारे रेगुलेशंस लगा दिया जाए, ये भी गलत है। आगे लिखा है कि वी सिंसियरली होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि टीचर्स एंड पेरेंट्स विल बिगिन टू ट्रस्ट आवर जजमेंट मोर, कि जो टीचर हैं और जो पेरेंट्स हैं हमारे जजमेंट पर थोड़ा आप और ज़्यादा भरोसा करिए। बच्चे, इसमें एक बात याद रखना, जितने भी वी हैं वो कौन है, बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे हैं, वो उनके लिए वी यूज किया गया है, तो बच्चों की ओर से लिखा गया है। बच्चे कह रहे हैं कि पेरेंट्स और टीचर हमारे जजमेंट पर थोड़ा और भरोसा करें। आगे लिखा है कि एज टीनेजर्स, मतलब एक टीनेजर के रूप में, वी शुड नॉट बी शील्डेड फ्रॉम हार्श रियलिटीज, आप हमको हार्श रियलिटी मतलब जीवन की जो कठोर सत्य है, जो कठोर यथार्थ है जीवन का, उससे हमको शील्ड मत करो, उससे हमको बचाओ मत, हमको भी झेलने दो, दुनिया को जानने दो। ठीक है, कहा इन्होंने इन आवर डे एंड मेच्योर, ठीक है, तो जो हमारे दिन हैं और जो मेच्योर दिन होंगे उनमें सच काउंटलेस इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट टू फाइट फॉर देमसेल्व्स, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन मुश्किलों से खुद ही लड़ रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू लिव इन सेफ एनवायरनमेंट, इतना क्या हमारे लिए सौभाग्य कम है कि हम सेफ एनवायरनमेंट में रहें, हमारे पेरेंट्स इतना केयर करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमको सिचुएशंस को फेस करने दीजिए। बट वी ऑट टू आल्सो सी टू बी फ्री टू कॉम्प्रीहेंड, पर हमको थोड़ा सा फ्री छोड़िए, टू कॉम्प्रीहेंड द एडल्ट वर्ल्ड, हमको जो बड़ों की दुनिया है उसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्री छोड़िए। तो यहाँ कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझने का ही सेंस है। एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, और एडल्ट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जब हम बड़े होंगे तो समाज को हमसे क्या रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमें समझने दीजिए। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एडल्ट, बड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट हैविंग
फन इज़ नॉट ऑलवेज बैड थिंग। बच्चे अगर मौज मस्ती करते हैं तो हमेशा, हैविंग फन ऑलवेज, हमेशा वो बुरा नहीं होता। द आउटकम विल अनडाउटेडली बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन। इसका जो आउटकम होगा, जो इसका नतीजा होगा, वो लॉन्ग रन में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बाय एक्सपोजिंग अस टू द वाइडर वर्ल्ड। बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमको वाइडर वर्ल्ड, ज़्यादा विस्तृत दुनिया से हम एक्सपोज होते हैं, उसका सामना करते हैं, जिसका हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बट इट विल नॉट रिजल्ट इन अ नाइट, लेकिन ये रातों रात नहीं होने वाला है। आउट विद फ्रेंड्स वॉचिंग अ मूवी और अ डे स्पेंट रीडिंग रेदर देन स्टडीइंग। तो इन्होंने कहा कि मतलब दोस्तों के साथ एक दिन मूवी देखने चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने दुनिया का अनुभव कर लिया, हमको थोड़ा फ्री छोड़िए। या स्पेंट रीडिंग रेदर देन स्टडीइंग। स्टडीइंग मतलब स्कूल में अगर सिलेबस की चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्या होता है स्टडीइंग, नॉवेल पढ़ रहे हैं तो क्या होगा रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग इंटरटेनमेंट के लिए होती है। आगे करें, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यंग पीपल टू लर्न अबाउट देयर लिमिट्स। मतलब बेनिफिशियल मतलब यंग पीपल के लिए, बच्चों के लिए एक बेनिफिशियल होगा कि टू लर्न अबाउट देयर लिमिट्स, कि अपनी लिमिट्स को जाने। हाउ मच समथिंग इज बेनिफिशियल टू अस, कितनी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कितनी चीज़ें नहीं हैं। ठीक, अगला पेज क्या है, वी आल्सो बिगिन टू डेवलप आवर ओन परस्पेक्टिव ऑन द वर्ल्ड। हम जो हमारे चारों तरफ दुनिया है, ठीक है, और ड्यूरिंग एडोलसेंस, जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो हम दुनिया के बारे में अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। वी ओपन अप टू फ्रेंड्स एंड यंगर पीपल मोर। हम यंगर पीपल फ्रेंड्स से ज़्यादा ओपन अप होते हैं। ये अंडरलाइन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस पर, ठीक है। ये बात टू है, बच्चों की ओर से ये लिखा गया कि वी ओपन अप टू फ्रेंड्स एंड यंगर पीपल मोर, ठीक है। आगे लिखा एडल्ट्स और टू एनकरेज अस, जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं हमसे, वो हमको एनकरेज करें टू कीप दीज क्लोज फ्रेंडशिप रेदर देन वरिंग अबाउट हाउ फार अपार्ट वी आर फ्रॉम देम। मतलब वो हमको ज़्यादा एनकरेज करें कि हम ये क्लोज फ्रेंडशिप को और ज़्यादा कीप करें, ठीक है। इफ़ पेरेंट्स वांट देयर टीनेजर्स टू बेटर अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम, तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि टीनेजर्स उस फ्रीडम को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझें, तो इंटेल्स जो फ्रीडम की लिमिट है, इंटेल्स है, इंटेल मतलब लिमिट, तो दे माइट वांट टू थिंक अबाउट लेटिंग देम वर्क पार्ट टाइम, तो उनको पार्ट टाइम काम करने दें, ठीक है। तो फ्रीडम मतलब समझ में आएगा ना, उनको 2-4 घंटे कहीं पार्ट टाइम काम करने दीजिए। आगे लिखा है कि विच इज कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी कंट्रीज, जो बहुत सारे कंट्रीज में कॉमन प्रैक्टिस है। जो बच्चे टीनेजर होते हैं, 14-15 साल के होते हैं, वो पार्ट टाइम काम करते हैं, अपना पॉकेट मनी कमाते हैं। दिस वुड बी प्रेफरेबल, ये प्रेफरेबल है टू लिमिटिंग देम टू अ मंथली अलाउंस। तो एक क्या होगा, जैसे मान लो पार्ट टाइम काम करते हैं, पता लगा 4,000 कमा रहा, तो 4,000 में ही अपना मंथली का खर्चा चलाएगा। 2,000 कमा रहा है, 2,000 में मंथली खर्चा चलाएगा। तो ये उनसे एक तरह से वो सीख लेते हैं कि आप लिमिट में कैसे खर्च करें। वर्किंग टीनेजर्स अस, ठीक है, वर्किंग टीचर, जो वर्किंग टीचर मतलब काम करना, टीचर वो हमको सिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर स्पेंडिंग एंड सेविंग। जब आप खुद कमाएंगे तो आपको खर्च करने की और बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाएंगे, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। आगे लिखा है वी वुड बी मोर हेल्पफुल इफ़ वी वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऑफ मैनेजिंग आवर ओन फाइनेंस, कि हम अपने फाइनेंस को खुद मैनेज करें। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक गेटिंग द मोस्ट रिसेंट कॉमिक्स या ईटिंग पिज्ज़ा विद फ्रेंड्स। अगर हमको मोस्ट रिसेंट कॉमिक्स खरीदना है या पिज्ज़ा दोस्तों के साथ खाना है, तो हम कैसे इसको मैनेज करें, ये हम सीख जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर में। इट वुड बी प्रेफरेबल टू करेक्ट अस फॉर ओकेजनल एक्स्ट्रावेजेंट बिहेवियर, जो हम कभी कभी ओकेजनली एक्स्ट्रावेजेंट बिहेवियर, फिजूल खर्ची कर देते हैं, तो ये हमको करेक्ट कर देगा। बिकॉज वी मे मेक मिस्टेक, क्योंकि हम गलतियां कर सकते हैं। हालांकि वी ऑल मेक एरर्स, हम सब लोग गलतियां करते हैं। एवरीवन मेक एरर्स, हर कोई गलती करता है। वी ऑट टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक, तो हमको भी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम रेदर देन बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देम, तो हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए, हमको उसका अकाउंटेबल मत बनाइए। गलती हुई तो हमको उसका अकाउंटेबल बना दिया जाता, जवाबदेह बना दिया था। इससे अच्छा होगा कि हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है कि हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू एम्फेसाइज दैट
इस बात पर जोर देना भी ज़रूरी है कि देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंस इन फ्रीडम। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि पेरेंट्स को बच्चों को एकदम से फ्रीडम दे दें। एडिशनली अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैन रिजल्ट इन सीरियस कंसेक्वेंस। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मतलब अनचेक्ड फ्रीडम दे देते हैं, बेरोक-टोक फ्रीडम देंगे तो उसका भी सीरियस कंसिक्वेंस हो सकता है। हु हैज़ नॉट हर्ड प्रॉमिसिंग यंग पीपल रनिंग अवे फ्रॉम देयर स्टडीज। हर कोई सुना होगा कि प्रॉमिसिंग यंग पीपल मतलब एक ऐसा बच्चा जिसका फ्यूचर बहुत कैरियर था, वो स्टडीज से भाग गया, ठीक है, स्टडीज छोड़ दिया, तो ऐसा बिगड़ भी सकते हैं ना बच्चे। इन द सेम वे वी शुड रिमेंबर दैट ग्रांटिंग समवन फ्रीडम डज नॉट मीन रिवॉल्विंग द सेफ्टी नेट। मतलब हम लोग जानते हैं कि बच्चों को फ्रीडम की गारंटी मतलब ग्रांट करना, फ्रीडम देने का मतलब हुआ कि उस पे सेफ्टी नेट मतलब जो उनके ऊपर सुरक्षा का नेट है उसको हटाना नहीं होता। दैट विल कैच देम इफ़ दे फॉल, ठीक है, ताकि वो जब गिरें तो हम उनको बचा सकें। न्यूमरस टीन एज क्रिमिनल्स, जो बहुत सारे टीन एज क्रिमिनल्स होते हैं इस उम्र में जो क्रिमिनल बन जाते हैं, हैव स्लिप्ड थ्रू सोशल नेटवर्क, तो वो सोशल नेटवर्क के थ्रू स्लिप हो चुके थे विदाउट बीइंग ऑब्जर्व, कोई उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, उनको फ्री छूट मिल गई थी। इन जनरल इट माइट बी प्रेफरेबल टू रिस्ट्रिक्ट टीनेजर्स फ्रीडम सो दैट दे कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स एंड एडल्टहुड। यही सीधी सी बात हो गई, बच्चों को फ्रीडम मिले ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्टहुड और एडल्ट बन सकें। चलो आ जाओ। तो कॉम्प्रिहेंड की मीनिंग क्या थी यहाँ पे? साइनोनिम यहाँ पे ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है ग्रहण करना, कोई चीज़ जो पढ़े हो उसको ग्रहण कर लिया, ये हो जाएगा तो ग्रास्प लगेगा। जज निर्णय लेना, इम्प्लाई मतलब लागू करना, अप्रिशिएट प्रशंसा करना, ये दोनों में से कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर आगे जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसमें कौन सी बात कही गई है। यंग पीपुल आर मोर रिसेप्टिव ऑफ फ्रेंड्स, ये मैंने कहा था, जो गोल गोल किया था मैंने कहा था कि इसको कायदे से समझ लेना। जो यंग पीपुल हैं वो फ्रेंड्स के प्रति ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, जल्दी अच्छी दोस्त बनाते हैं जल्दी। नो ऑब्स्टैकल इन फ्रीडम विल मेक रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नो ऑब्स्टैकल्स इन फ्रीडम मतलब फ्रीडम में कोई ऑब्स्टैकल ना डालिए तो ये रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाएगा नहीं। इन्होंने सीधे कहा था कि आप फ्रीडम दीजिए लेकिन उस पर नियंत्रण बनाए रखिए। और लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी चैलेंजिंग, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो चैलेंजिंग मुसीबतों भरा होना चाहिए, बिल्कुल ये भी बात नहीं कही इन्होंने। वो एनवायरनमेंट से सीखें लेकिन हमेशा चुनौती भरा हो, ये ज़रूरी नहीं हो। देयर शुड बी नो चेक्स, नो चेक बैलेंस इन एडोलसेंस, एडोलसेंस में कोई चेक बैलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, नियंत्रण होना चाहिए, तो पहली ही बात सही निकली। अब यहाँ टोन क्या है? टोन डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी सीन का, किसी दृश्य का, किसी घटना का वर्णन तो किया नहीं जा रहा है बच्चा यहाँ पे, तो वर्णन करने वाला नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। और फिक्शनल काल्पनिक भी नहीं है, कॉमिकल मजाक भी नहीं उड़ाया जा रहा। क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? जो बच्चों पर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उसी पर क्रिटिकल मतलब उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों इन्होंने डिस्कस किया है, तो क्या है? क्रिटिकल है, ठीक। और हमारी हद से ज़्यादा जो केयर होती है, बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, उस पर थोड़ा सा क्रिटिकल टोन में लिखा है राइटर ने। टाइटल क्या हो सकता है? पेरेंट्स एंड एडल्ट्स होगा, या यूथ एंड लर्निंग होगा, या टीन एज प्रॉब्लम होगी, या मोर फ्रीडम फॉर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये होगी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उनको थोड़ी सी छूट देने पर बात की गई है, तो ये चौथा वाला होगा, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? फैमिली रिलेशनशिप, नहीं, फैमिली रिलेशनशिप पे कोई बात ही नहीं हुई है। वर्क एंड स्ट्रेस, वर्क जॉब स्ट्रेस पर भी नहीं हुआ है। लर्निंग एनवायरनमेंट भी नहीं हुआ है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग लिबर्टी, ठीक है। तो मतलब जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उसको समझने पर, उसी को तो समझा रहे थे शुरू से, पहले पैराग्राफ से लास्ट तक लिबर्टी को ही तो अंडरस्टैंड, फ्रीडम पर ही तो इन्होंने पूरा लेक्चर दिया कि फ्रीडम का क्या मतलब होता है। फ्रीडम मतलब पूरी छूट नहीं, उस पर रिस्ट्रिक्शन भी बने रहें और थोड़ी सी उनको छूट देनी भी चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबल बन सकें, तो अंडरस्टैंडिंग लिबर्टी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक, ठीक है। तो पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लें, यही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पैसेज ये भी बहुत बड़ा वाला है, ठीक है, 3 बड़े बड़े पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो इसमें कौन सी बात है जो लोगों की एस्पिरेशन, ध्यान रखना, प्रोविज़न की बात है, रिफ्लेक्ट एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल, मतलब कौन सा प्रोविज़न, कौन सा प्रावधान संविधान का ऐसा है जो लोगों के एस्पिरेशन, इंडिया के लोगों को एस्पिरेशन, आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक।
आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद इसकी टाइटल देनी है। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया था, तो ये तो आपका जीएस का डेटा से काम चल जाएगा। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था, ये पूरी तरह से लागू किया गया था। और ये 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बैठक हुई थी, शुरुआत हुआ था यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो अडॉप्ट करने वाले सेंस में आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। शायद यही हमको आंसर भी मिलेगा, क्योंकि डेटा के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 94 में है, द पैसेज मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी। ये देखो ध्यान रखना, इंक्लूसिविटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूसिविटी मतलब सबको एक साथ मिलाकर चलने, सबका साथ। ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज द मोस्ट सिमिलर टू दिस थीम। ठीक है, इस थीम से रियल वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा मिलेगा। यहाँ पे एंटोनियम बताना है किसका, कम्बैटिव का। कम्बैटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से निपटना। कम्बैट करना मतलब क्या हुआ, टकराना या उससे जूझना, निपटना है। ठीक है, तो इसका एंटोनियम लेना है हमको। तो एंटोनियम में देखेंगे, कंटेंसस तो वही हो जाएगा ना, कंटेंसस तो विवादास्पद हो जाएगा, तो ये तो कम्बैटिव ही हो जाएगा। तो एग्रीएबल आई थिंक कि हो जाएगा आंसर। ठीक, अभी हमें पैसेज पढ़ना है और पैसेज बहुत हेल्दी है। ठीक है, देख रहे हैं ना, 3 फुल पेज हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। आपके आंसर को हमने हाईलाइट कर रखा है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, इसको आप चूँकि आप लोगों ने जीएस पढ़ा है तो इसको हमें समझाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड जहाँ समझाना होगा वहीं समझाएंगे, नहीं तो पढ़ते चलो इसको। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा ऑफ इंडिया वाज अ बॉडी दैट वाज सेट अप टू ड्राफ्ट एंड इनैक्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया which became the supreme law of the country upon its adoption in 1950। ठीक, आगे लिखा है कि द असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज एश्योर्ड। इट वाज कंपोज्ड ऑफ 389 मेंबर्स। ठीक है, संविधान सभा में 389 मेंबर थे, इंक्लूडिंग 296 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन 9 नवंबर, ठीक है, सॉरी दिसंबर। तो पहला सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, एंड कंटिन्यूड टू वर्क नियरली 3 ईयर्स। 2 महीने 11 महीने 18 दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, करीब 3 ईयर्स लगे थे टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द फाइनल डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड ऑन, यही वाला क्वेश्चन था, तो फाइनल डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा आंसर जो लगाए थे सही था। एंड केम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में कब आता है, 26 जनवरी 1950 को, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ इंडिया स्टेटस एज रिपब्लिक। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी पे बात हुई थी। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर ड्रॉन, जो असेंबली के मेंबर्स थे वो कहाँ से लिए गए थे, फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड पॉलिटिकल, कहाँ से, पॉलिटिकल परसुएशन रिप्रेजेंटिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया सोसाइटी। आगे लिखा है कि दे इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन था, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन एंड रीजन, और अलग अलग क्षेत्रों के थे, एज वेल एज मेंबर्स विद वेरिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, अलग अलग लेवल के एजुकेशन वाले, मतलब वकील भी, डॉक्टर भी, सब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाले भी थे। तो यही डाइवर्सिटी है, मतलब जो इसके संविधान सभा के मेंबर थे वो अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए थे, अलग अलग उम्र, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग धर्म, सब लोग, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिविटी बहुत ज़्यादा थी। आगे लिखा है कि दिस डाइवर्सिटी वाज रिफ्लेक्टेड in the debates and discussions that took place within the assembly, which were often passionate and contentious। contentious मतलब हुआ कभी कभी विवादास्पद हो जाता था, मुद्दे टकरा जाते थे, but ultimately led to constitution that was widely regarded as fair and balanced। the drafting of the constitution was complex and lengthy process। आगे लिखा है that required extensive debate and negotiation। The members of the assembly were divided into several committees that were responsible for different aspects of the constitution, such as Fundamental Rights Committee,
एक हो गई द यूनियन पावर कमेटी, एक हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कमेटीज वर द ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज हेडेड by Dr. B.R. Ambedkar, a prominent leader and jurist who played a key role in shaping the final document. आगे लिखा the constitution that emerged from the Constituent Assembly was historic document that set a framework for India's democracy and governance. It established India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic and outlined a system of government that was based on the principles of separation of powers, federalism and fundamental rights. आगे लिखा the constitution also enshrined number of progressive provisions, ये provisions की बात हुई थी, that reflected, यही था कौन सा प्रोविजन है जो उनके इंडिया के पीपल के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोविजंस दैट रिफ्लेक्टेड द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन पीपल सच है, जिसमें क्या था, राइट टू इक्वलिटी, ये हो सकता है ऑप्शन में, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू एजुकेशन, ये तीन चीज़ें, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू एजुकेशन, इनमें से कोई एक चीज़ मिलेगी किसी ऑप्शन में। The enforcement of Constitution on 26 January 1950 was a momentous occasion in Indian history, making the culmination of the long and hard-fought struggle for independence and self-rule. The day is celebrated every year as Republic Day, a national holiday that is marked by parades, speeches, and cultural events across the country. The Constitution remains the cornerstone of India's democracy and is widely regarded as one of the most important and progressive documents and of its kind and in the world. Overall, the Constituent Assembly of India was a remarkable achievement reflecting the spirit of cooperation and compromise that characterized India's struggle for freedom. Its legacy continues to shape India's political and social landscape this day. And इट्स एग्जाम उसके ऊपर चल गया तो पढ़ें कैसे। एंड इट्स एग्जाम्पल सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर कंट्रीज दैट सीक टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, पढ़ लिया, आगे चलते हैं। अब हम लोग करते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर। तो एक बार हम इन्हें एक बार क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले वाले में क्या हुआ कि वो प्रोविज़न बताओ जो इंडिया के लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट टू इक्वलिटी था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वहाँ जिक्र नहीं था, वहाँ था राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, राइट टू फ्रीडम था, ये नहीं था इसमें, और सॉवरेन एंड सोशल कंट्री ये भी नहीं था, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी नहीं था। राइट टू इक्वलिटी, तीन में से एक था राइट टू इक्वलिटी, पहला आंसर होगा। टाइटल क्या हो सकती है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, आज़ादी की लड़ाई पर ये पैसेज नहीं है। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू यहाँ कहाँ गए, एक बार भी नाम नहीं आया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास नहीं है बल्कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, और इस वाले में एडॉप्टेशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1959 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी निपटा लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें क्या है कि द पैसेज मेंशंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी बात यही है, इंक्लूसिविटी मतलब अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के, अलग अलग रीजन के लोग उसमें शामिल थे। तो इसी को इंक्लूसिविटी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आगे कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो, मतलब वर्तमान समय का रियल वर्ल्ड सिनेरियो इसमें कौन सा दिखाई देता है। देखो यहाँ लिखा, अ कंपनी दैट हायर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट एज, जेंडर एंड बैकग्राउंड टू क्रिएट मोर डाइवर्स वर्कफोर्स। यही तो है, एक कंपनी जो अलग अलग डाइवर्स वर्कफोर्स से लोगों को लेती है, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट एजेस के लोगों को लेती है। तो यही तो इंक्लूसिविटी है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी हुआ था। तो ये रिजर्व रखते हैं, ये सुटेबल लग रहा है। यहाँ लिखा, अ रेस्टोरेंट दैट ओनली सर्व्स वेजिटेरियन फूड, ना ये डाइवर्सिटी नहीं होगी, ओनली वेजिटेरियन है। A sports team that only recruits players from specific region, बिल्कुल नहीं होगा, हर रीजन के होने चाहिए। A museum that displays art from various themes to promote diversity and understanding, नहीं म्यूजियम नहीं, यहाँ पे क्या ये अलग अलग वर्गों से लोग आने चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इनसे मतलब चौथे वाले से ज़्यादा सूटेबल पहला वाला है आंसर।
ठीक है, तो पहला वाला मोर सुटेबल है, इसमें सबसे अच्छा है ये चारों में। अब कम्बैटिव का आपको एंटोनिम बताना है। कम्बैटिव का मतलब वही कंटेंसस हो जाता है, तो कंटेंसस मतलब जिसपे विवाद हो, टकराव हो, तो ये होगा नहीं, फिर एग्रीएबल हो जाएगा, क्योंकि सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है, लेगेसी विरासत हो जाएगी, ये दोनों लगेंगे नहीं, ठीक है, तो एग्रीएबल हो गया। 95 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 40 तक। तो ये पैराग्राफ क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ छोटा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब और ज़्यादा भी होगा, ठीक है। तो ये अरे बाप रे, इनमें भी वही कहानी है, मतलब 2.5 पेज। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ आज सबके सब बड़े बड़े ही हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ माउंटेन गोरिल्लाज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी ऑफ रवांडा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि लोकल जो ये हाउ माउंटेन गोरिल्ला, जो माउंटेन पे गोरिल्ला पाए जाते हैं, वो रवांडा की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। एक क्वेश्चन ये होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड। ये इन्फर्ड मतलब पैसेज पर बेस्ड इनमें से क्या बात कही जा सकती है। एक बात कोई कही जा सकती है, बाकी 3 बातें गलत होंगी। पैसेज पढ़ने पे पता चलेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा एंटोनिम ऑफ हाल्ट, हाल्ट का एंटोनिम बताना है आपको। हाल्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो रुकते हैं, ठहरते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। देखो यहाँ पे रियल वर्ल्ड कनेक्शन फिर आ गया, इसके पहले वाले में भी था। द कंसेप्ट ऑफ इंडिजीनियस कल्चर, अब देखो ये इंडिजीनियस कल्चर और डिस्कस्ड पैसेज, मतलब जो रियल वर्ल्ड आज के वर्ल्ड की जो सिनेरियो है, जो पैसेज में डिस्कस की गई है, वो कौन सी सीन है, कौन सी बात है। और अगला वाला क्वेश्चन टाइटल का है, तो जब तक पूरा पढ़ नहीं लोगे तब तक टाइटल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज कहाँ से था भाई, ये पैसेज था यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, तब तो कुछ काम बनेगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, क्लियर हो जाओ भाई, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज दैट आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोचिंग और पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। देखो एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, मतलब पौधों की या जानवरों की वो प्रजातियां जो इस समय विलुप्त होने के कगार पर हैं। उसके कारण क्या हैं, कई कारण बताए इन्होंने। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब जहां वो रहते हैं वहां हम लोग डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे लोग जंगल में रह रहे हैं, तो हम लोग जंगल में रेल लाइन बना दिए, सड़क बना दिए, पुल बना दिए, या होटल बना दिए, तो वाटर पार्क बना दिए, तो ये उस वजह से भी ये एंडेंजर्ड हो रहे हैं। उनको रहने के लिए सूटेबल जगह नहीं मिले, उनके रहने की जगह हम बर्बाद कर रहे हैं। पोचिंग का मतलब क्या हुआ, अवैध शिकार हो जाता है, इलीगल हंटिंग होती है। पोल्यूशन की वजह से भी वो मर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत सारे मर रहे हैं। तो स्टार्ट हो गया, ये एंडेंजर्ड एनिमल पर शुरू है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो हमारे इकोलॉजी में विविधता होती है, जितने प्रकार के जीव जंतु, जितने प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज आर मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न, ये हमारी चिंता का विषय है। एज दे कैन हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द एंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि ये हमारे इंटायर जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। आगे लिखा एंडेंजर्ड स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट एज दे प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। एंडेंजर्ड स्पीसीज को बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, उसको मेंटेन करने में इनका बहुत वाइटल रोल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द प्लेनेट एंड इट्स हैबिटेंट्स। लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करना, उसको संरक्षित करने का महत्व क्या है, इज मल्टीफेसेटेड, बहुआयामी है, कई तरह से ये फायदा करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले अब गिना रहे हैं एक तरफ से, ध्यान रखना कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी, इस पर भी ध्यान रखना कि बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस होती है तो इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर बहुत तगड़ा। एवरी स्पेसी हैज अ यूनिक रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम एंड देयर डिसअपीयरेंस कैन ट्रिगर, यही ट्रिगर वर्ड का वो पूछा था, कोई साइनोनिम या एंटोनिम।
ठीक है। एंड देयर अपीयरेंस कैन ट्रिगर टू अ डोमिनो इफेक्ट, मतलब कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट वो ट्रिगर हो सकता है, दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू इकोसिस्टम कोलैप्स, और हो सकता है कि किसी दिन इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए पोलिनेटर्स मतलब ऐसे जीव जंतु, ऐसे कीड़े मकोड़े जो पोलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं। पोलिनेटर्स सच है जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट कम्युनिटी। प्लांट अगर पोलिनेटर ना हो तो प्लांट कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ेगी। आगे लिखा है विदाउट देम, इनके बिना मेनी प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस एंड द एनिमल्स दैट रिलाई ऑन दोज प्लांट्स, और वो पौधे जो वो जीव जंतु, वो एनिमल जो उन पौधों पर डिपेंड करते हैं वो खत्म हो जाएंगे फिर धीरे से। फॉर फूड आर इनहेबिटेड वुड आल्सो सफर, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली प्रीडेटर्स, जैसे जो प्रीडेटर होते हैं जैसे उल्फ होते हैं या लायन होते हैं, मतलब जो दूसरों को खा जाते हैं, प्रीडेटर जो भक्षी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये क्या कहते हैं, हेल्प टू रिड्यूस, ये कम करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं प्रे पॉपुलेशन। प्रे पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे जिनका शिकार ये लोग करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ जाए, तो उससे ये लोग रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा चरने वाले ना हो जाएं, तो इससे भी वो बचा लेते हैं, रोक लेते हैं। सब एक दूसरे के लिए हैं। विच कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। आगे लिखा एंडेंजर्ड स्पीसीज आल्सो हैव कल्चरल इकोनॉमिक वैल्यू, इनका कल्चरल और इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। देखें, मेनी इंडिजिनस कल्चर्स हैव क्लोज रिलेशनशिप विद द एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड कंसिडर देम टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। ठीक, आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मसाई पीपल ऑन केन्या, केन्या के जो मसाई पीपल हैव ए स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शन टू द एलिफेंट्स, और वो मानते हैं, कंसिडर देम टू बी सेक्रेड एनिमल, वो उसको पवित्र जानवर मानते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज थ्रू इको टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यही क्वेश्चन पूछा था माउंटेन गोरिल्ला, यही क्वेश्चन था ना, कैसे वो रवांडा की इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो माउंटेन गोरिल्ला ऑफ रवांडा एंड युगांडा, युगांडा का नाम था, रवांडा का नाम था, आर अ मेजर ड्रॉ फॉर टूरिस्ट, मतलब इसको देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आते हैं। इससे वहाँ क्या होता है, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर होती है। ठीक, ये हो गया। चलिए फर्दर मोर, इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन आल्सो हैव साइंटिफिक एंड मेडिकल वैल्यू, तो इनकी साइंटिफिक और मेडिकल वैल्यू भी होती है। चलो देखिए, कुछ पेड़ होते हैं जो मेडिकल वैल्यू के होंगे। मेनी स्पीसीज कंटेन यूनिक जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी यूज टू डेवलप न्यू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर द वेराइटी ऑफ डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक रोजी पेरीविंकल होता है, रोजी पेरीविंकल एक पेड़ होता है, प्लांट स्पेसी फाउंड इन मेडागास्कर में पाया जाता है, प्रोड्यूसेस 2 ड्रग्स, इससे 2 दवाइयाँ मिलती हैं, 2 दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दैट आर यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, सोचो कैंसर का इलाज होता है। इन एडिशन एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन सर्व एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल, ये एनवायरमेंटल चेंज या एनवायरमेंटल हेल्थ के भी इंडिकेटर हैं। आगे देखो, चेंजेज इन द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्पेसी कैन इंडिकेट चेंजेज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। आगे लिखा अलर्टिंग, मतलब इससे अलर्ट हो जाते हैं साइंटिस्ट टू पोटेंशियल इशूज दैट मे रिक्वायर अटेंशन। अब लिखा है कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल, इनको बचाने के लिए उपाय किए जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, दीज एफर्ट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज हैबिटेट रेस्टोरेशन हो जाए, उनकी हैबिटेट को रिस्टोर करो, एंटी पोचिंग कानून बनाए जाए और कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम कराया जाए, मतलब उनको एक जगह रख के उनसे ब्रीडिंग करवाई जाए। हैबिटेट रेस्टोरेशन इन्वॉल्व्स, अगर हैबिटेट रेस्टोरेशन मतलब उनका घर रिस्टोर करो, इसमें शामिल क्या है कि आइडेंटिफाइंग प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल हैबिटेट फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड एरियाज टू देयर नेचुरल स्टेट, जहाँ वो नुकसान हुआ है उनको उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए। एंटी पोचिंग में कुछ कानून बनाओ, शिकार ना लो कर पाए। एंटी पोचिंग मेजर्स आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द इलीगल हंटिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, मतलब एक जगह उनको करके उनसे ब्रीडिंग करवाई जाए। प्रोग्राम्स आर यूज टू ब्रीड द रेज एंडेंजर्ड स्पीसीज इन कैप्टिविटी, मतलब जू वगैरह में रख लेते हैं, एंड विद द गोल ऑफ रिलीजिंग देम इनटू द वाइल्ड, बाद में उनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। While these efforts can be costly and time consuming, they are necessary to ensure the survival of endangered species. Another key aspect of conservation
एजुकेशन एंड अवेयरनेस राइजिंग, तो लोगों को एजुकेट किया जाए और उनके अंदर अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ाई जाए। मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ द थ्रेट्स फेसिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एजुकेटिंग द पब्लिक एंड रेजिंग अवेयरनेस can help to promote greater aspiration for the natural world and inspire action to protect it. Additionally, outreach programs can work with local communities to promote sustainable practices and reduce the impact of human activities on environment. In conclusion में आता है लिखा है, the conservation of endangered species is a critical issue that affects the health and well-being of the planet and its habitat. Protecting biodiversity is important for maintaining the balance of the ecosystem, preserving the cultural economic value and advancing scientific and medical research. Conservation efforts including habitat restoring, anti-poaching measures, captive breeding programs, ये ऊपर जो पूरा कहा था सब इन्होंने कंक्लूड कर दिया नीचे ले आके। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने कहा कि हाउ माउंटेन गोरिल्ला वो रवांडा की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो माउंटेन गोरिल्ला आर केप्ट इन कैप्टिविटी में नहीं रखा गया। रवांडा एक्सपोर्ट्स माउंटेन गोरिल्ला, रवांडा माउंटेन गोरिल्ला को एक्सपोर्ट नहीं करता। आगे चलो, माउंटेन गोरिल्ला आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, हाँ इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, जनरेटिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू दोज इको टूरिज्म, इससे वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगी, तो थर्ड वाला सुटेबल है। ठीक है, आर हंटेड, यहाँ हंटेड की बात नहीं हुई है, तो ये वाला मैं हाईलाइट किया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द ओनली इफेक्टिव वे, नहीं इन्होंने कहा कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एक इफेक्टिव वे है एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, लेकिन ये इकलौता तरीका हो ऐसा नहीं। हैबिटेट रिस्टोरिंग भी था और पोचिंग मेजर्स भी थे, केवल यही एक उपाय नहीं है, तो ये बात गलत है। एंडेंजर्ड स्पीसीज हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू, अरे यार नो इकोनॉमिक वैल्यू कैसे, बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू, अभी कोई रवांडा वाले माउंटेन उसकी बात हो रही थी गोरिल्ला की, ये गलत हो गया। कंजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीसीज इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड प्रिजर्विंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू, ये है सही। ठीक है, ये बात कही गई है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंट, लो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी बात गलत हो गई, तो थर्ड वाली बात कह सकते हो। हाल्ट का एंटोनीम बताओ, तो हाल्ट का एंटोनीम क्या होता है, हाल्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ को रोक देना। ठीक है, रोकना, तो रोकना का अपोजिट यहाँ क्या लगाया गया था, ट्रिगर लगाया गया था। ट्रिगर मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, मतलब जैसे कहते हो कैटलाइज कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। कैप्टिव बंदी होता है, हाइड मतलब छुपाना होता है, ट्रैफिकिंग मतलब होता है इलीगल ट्रेड होता है, मतलब गैर कानूनी व्यापार होता है, ट्रैफिकिंग कहते हैं उसको, तो ये लग नहीं पाएगा, ट्रिगर लगेगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भैया। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस सेशन के, मतलब इस सेशन के मतलब इस सेट के। यहाँ क्या है कि रियल वर्ल्ड, मतलब एक एग्जांपल बताओ जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मैच करता है, जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ एंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, मतलब जो लेख में लिखा गया, आर्टिकल में लिखा गया वो रियल वर्ल्ड में भी ऐसा है। दूसरा लिखा है द रोल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, दूसरी बात तो कहती इसी के ही, द यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीसीज, रियल वर्ल्ड सिनेरियो इनमें से कौन सा हो सकता है। आगे लिखा द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इको टूरिज्म इन एरियाज विद एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड कनेक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ इंडिजीनस कल्चर, इंडिजीनस कल्चर की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिजीनस कल्चर में अगर हम आते हैं तो इसके लिए सूटेबल पहला होगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चरल, इंडिजीनस कल्चर की बात हुई, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को हमें बचाए रखना है। जैसे वहाँ की बात हुई थी ना केन्या में कि कोई एक वो थी जिसमें वो लोग हाथी को अपना मतलब एक पवित्र जानवर मानते हैं, तो ये कल्चरल आइडेंटिटी हमको बनाना है, ये इन कनेक्शन विद
हमारे इंडिजिनस कल्चर की बात हो रही है, तो ये पहला वाला ही ठीक होगा। बाकी और सब इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाएंगे, कोई कहीं इकोनॉमिक है, कहीं कोई मेडिकल के सेंस में है, ठीक है, कहीं मतलब ये अलग अलग सेंस आ जा रहे हैं ना, इको टूरिज्म कहीं आ रहा है, तो कल्चर के सेंस में पहला वाला आएगा। और क्वेश्चन नंबर आखिरी 100 में टाइटल बतानी है। अब बताइएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, या इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं था। रोल ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड इकोसिस्टम, हाँ ये भी तो ठीक लग रहा है। बेनिफिट्स ऑफ इको टूरिज्म के बेनिफिट्स नहीं। फर्स्ट और थर्ड में आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी पर इन्होंने ज़्यादा बात ही नहीं की है, बल्कि बात हुई है कि जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं उनकी स्पीसीज़ को बचाना, या एंडेंजर्ड एनिमल का इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा। ये पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड नहीं था, ये था जो पैसेज था वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने की बात हो रही है। तो सेंटर पॉइंट जो की पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो आर्टिकल का, वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, इसका आना ज़्यादा ज़रूरी है। एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कवर कर रहे हैं पूरे पैसेज को। ठीक है, तो ये थर्ड वाला मोर सुटेबल होगा, ठीक है, रेदर देन फर्स्ट वाला। तो ये नहीं, अब हम थर्ड वाले को अपना टाइटल मानेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था आज का डिस्कशन। ठीक, तो ये डिस्कशन आप लोगों को थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। ज़्यादा बात इसमें नहीं करेंगे, जल्दी वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।